जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 43। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, केस स्टडीज़ आपकी असाइनमेंट आपको दी गई थी वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 एनालिटिकल प्रोसीजर की, फिर उसके बाद सैम्पलिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सैम्पलिंग के टॉपिक के आज हमने जो स्टडी करना है वो रिप्रोडक्शन स्टाइल का क्वेश्चन उसमें से टेस्ट होता है। केस स्टडी आज का जो लेक्चर है वो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसेप्ट सीखेंगे चैप्टर 12 का अहम नहीं है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का पूछ सकता है और एमसीक्यू भी सेट कर सकता है। समझना है, लेकिन रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 ऑफ चैप्टर 12। लेकिन जो चैप्टर 11 है एनालिटिकल प्रोसीजर, उसमें आपको होता है वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन सेट करता है। ऐसा ही है। होम असाइनमेंट भी दी गई थी आपको, होम असाइनमेंट में केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे। शाबाश, बताइए कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठाइए। केस स्टडीज एनालिटिकल प्रोसीजर, गुड। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 1 पहले ऑटम 25 का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस फॉर पेरोल। बताइए ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है या रिप्रोडक्शन का? केस स्टडी वाला क्वेश्चन है या रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन का। क्या पूछ रहा है? कब कब कंसीडर कर, कौन से वाले फैक्टर? क्या एनालिटिकल प्रोसीजर को जब एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करना है, एज रिस्क असेसमेंट नहीं, सब्सटेंट, तो कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। तो कितने फैक्टर्स थे? चारों के चारों फैक्टर लिखने हैं कि कोई एक लिखना है? चारों लिखने हैं। उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कोई एक सिर्फ लिख के दो। सूटेबिलिटी वाला लिख दो सिर्फ, नहीं ये नहीं कहा। रिलायबिलिटी वाला लिख दो सिर्फ, ये नहीं कहा। प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन वाला लिख दो, ये नहीं कहा। एक्सेप्टेबल डिफरेंस वाला लिख दो, ये नहीं कहा। क्या कहा? तो ये सारे फैक्टर बताओ जो कि एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए कंसीडर करने हैं। लिख देंगे, छाप छुप देंगे आप, पक्का? चलिए बी, यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क इन पेरोल कॉस्ट। ये जो ऊपर उसने पेरोल कॉस्ट बताई है, कह रहा है इसमें से एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए बताइए क्या रिस्क है। और फिर रिकमेंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट टीम शुड परफॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी। ये आप जो पार्ट सी है ये नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे भला? हाँ, क्योंकि सब्सटेंटिव वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। लेकिन कोई तीर तुक्का लगा सकते हैं, तीर तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ है देखेंगे। हम सोचेंगे कि एग्जिस्टिंग जितना भी नॉलेज है उसकी बेस पे क्या हम कोई प्रोसीजर बता सकते हैं पेरोल को वेरीफाई करने के लिए। या चले पार्ट बी को छोड़े, पहले पार्ट सी कर लेते हैं। पेरोल को वेरीफाई करने के लिए मुझे प्रोसीजर बताइए। मुझे आपसे से कम 10 प्रोसीजर चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेक करना। चेक क्या चेक करना? उनका क्या फिजिकल उनके के वाकई एम्प्लॉइज एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, पेरोल शीट में से कुछ एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके देखेंगे वो मौजूद है कि नहीं। एक प्रोसीजर हो गया, शाबाश, करेक्ट। उन्होंने कहा जी पेरोल शीट पे जो पेरोल कैलकुलेट होती है वो बैंक अकाउंट में देखेंगे क्या वो ट्रांसफर होगी कि नहीं। करेक्ट, 2 प्रोसीजर हो गए पेरोल में। और पिछले साल के जो जिनसे पेरोल एक्सपेंस, इस साल का पेरोल एक्सपेंस पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे। अब नहीं बोलना आपने, अब बस आपके पॉइंट बड़े हो गए, बाकी के भी बोलने। पिछले साल का कंपेयर करेंगे, 3 हो गए। एम्प्लॉइज को चेक कर चुके हैं भाई। हाँ, उनके वर्किंग आवर्स, शाबाश। पेरोल शीट में जो एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स हैं उनको हम उनके जो भी उनका अटेंडेंस शीट है उसके साथ कंपेयर करेंगे, इंश्योर करने के लिए कि जितना काम किया है उतनी ही पेमेंट मिल रही हो। 4 प्रोसीजर हो गए। और इंक्रीमेंट जो लगा है उसकी अप्रूवल चेक करनी है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर जो भी इंक्रीमेंट लगा है उसकी डायरेक्टर्स ने, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अप्रूवल दी है या नहीं। 5 प्रोसीजर हो गए, शाबाश। जो एडिशनल एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर आए उनका क्या चेक करना है? उनकी जो पेमेंट है वो उनके अपॉइंटमेंट लेटर से मैच करती है। उनका ज्वाइनिंग लेटर चेक करना है, पता चले बोगस एम्प्लॉइज तो ऐड नहीं कर दिए। 6 प्रोसीजर हो गए। और लीवर्स का क्या चेक करना है कि वाकई छोड़ गए? कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? हाँ, लीवर्स को कंफर्म करेंगे कि जो लीवर्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिए गए हैं
और उन्होंने नेक्स्ट मंथ की सैलरी से इसको एक्सक्लूड करवाया कि नहीं? लीवर 7 हो गए प्रोसीजर, और ओवर टाइम की अप्रूवल हो गई है, ओवर टाइम बोनस की अप्रूवल हो गई है। या चले ठीक है, थोड़ा सा इसको बोनस से डिफरेंट कर देते हैं। ओवर टाइम में देखेंगे जितना ओवर टाइम लगाया है उतनी प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं? ये तो नहीं प्रोडक्शन बढ़ी ही नहीं और ओवर टाइम लग रहा है, ठीक है। और की क्वेश्चन 8 हो गए। और की प्रोसीजर कंप्लीटनेस चेक करेंगे। कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे? हाँ, एम्प्लॉइज की जो लिस्ट होती है, जो उनका कार्ड होता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कार्ड, वो देखेंगे टाइम शीट के सैलरी शीट में सारे एम्प्लॉइज इंक्लूड हो चुके हैं कि नहीं, कहीं कोई एम्प्लॉय स्किप तो नहीं हो गया। कंप्लीटनेस में ये चेक करेंगे कहीं कोई एम्प्लॉय स्किप तो नहीं होगा एम्प्लॉय पीरियड शीट में आने से। 9 हो गए। इसके अलावा हाँ, इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करना। सिर्फ ये नहीं, पहले हमने सिर्फ ये देखा है कि जो उसमें आवर्स यूज हुए हैं वो शीट से मैच करते हैं कि नहीं, जो भी अटेंडेंस शीट है। स्टूडेंट ने कहा सर पूरी की पूरी सैलरी शीट की स्टार्ट से लेके एंड तक कैलकुलेशन करना, अलाउंसेस सही ऐड हुए हैं, टैक्स की डिडक्शन सही कैलकुलेट की गई है, ठीक है। ये हमारा 10वां प्रोसीजर। तो इसका मतलब है थोड़ा सा सोचे ना, 10 प्रोसीजर आई कैप ने नहीं पूछता होता, 3-4 प्रोसीजर पूछता है। लेकिन बताना मकसद ये था कि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो 10 प्रोसीजर भी सोच सकते हैं, जितना आपने ऑडिट अभी तक पढ़ा है। तो अगर कोशिश तो यही होगी कि एग्जाम में वही लिखे जो किताब में हमने पढ़ा है, क्योंकि टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन हमेशा बेहतर होता है अब हमारे जजमेंटल सोल्यूशन से। लेकिन फर्ज करें एग्जाम में जाके कुछ भी याद नहीं आया, तो थोड़ा सा सोचेंगे ना तो प्रोसीजर आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएंगे। प्रोसीजर आप खुद से भी बना सकते। क्या आपको ये बात पता है? बनाने नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रोसीजर खुद से भी बना सकते हैं। ये उस वक्त हमने स्ट्रेटजी लगानी है जब हमें कोई ऐसा एरिया आ जाए जो बिल्कुल ही भूल गया, जिसका कोई प्रोसीजर हमें यहाँ फॉर एग्जाम्पल केस समझ ही नहीं आ रहा, तो वहां पे आप इस काबिल हैं कि आपको ये एहसास हुआ कि बस जिन्होंने बताया वही इस काबिल है, बाकी स्टूडेंट इस काबिल है, कि आपको भी लगा कि ये प्रोसीजर तो मेरे दिल में भी आ रहा था। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। पार्ट बी हमने कर रहे, अभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक नहीं भी पढ़ा, फिर भी आपने पेरोल को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बता दिए, अच्छी बात। अब असल कहानी क्या है इसमें, जिसके लिए इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हमने, पार्ट बी यूजिंग एनालिटिकल प्रोसेस आइडेंटिफाई एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क। बताओ इसमें क्या है, क्या इसमें कोई ऑडिट रिस्क आपको नजर आ रहा है? पिछले साल पेरोल कॉस्ट थी 109 मिलियन, दिखता 142 मिलियन। हाँ, अनयूजुअली इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाँ लेकिन पता है क्या, वो इंक्रीज पता है किस वजह से हुआ है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की वजह से इंक्रीज हुआ है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थोड़ा इंक्रीज है, पेरोल कॉस्ट में ज्यादा इंक्रीज है। तो ओवर टाइम किया होगा ना, ओवर टाइम किया। हाँ समझ आ गई, ओवर टाइम किया, समझ आ गई, ओवर टाइम किया, ओवर टाइम बहुत ज्यादा कर लिया, तो जरूरत पड़ी होगी तो बहुत ज्यादा कर लिया। अच्छा, प्रोडक्शन वॉल्यूम उतना ही है जितना पिछले साल था लगभग, नहीं तो ये करते क्या रहे हैं? 4.5 घंटे सोते रहे हैं क्या? ओवर टाइम में सोने के पैसे लेते रहे हैं? ये हाँ, ये रिस्क अब मुझे समझ आया कि ये जो पेरोल कॉस्ट है इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, हालांकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं है। तो लग रहा है कि फेक ओवरटाइम क्लेम करके कॉस्ट बढ़ाई गई है। भी पॉइंट समझ आ रहे थे? सोचा क्या हमने कि हमें कंपेयर करके पता चला कि कॉस्ट में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है, लगभग कोई 35% के करीब इंक्रीज है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में इतना इंक्रीज नहीं और प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी इतना इंक्रीज नहीं है। तो ये ओवरस्टेटेड है, लग रहा है कि ये ओवरस्टेटेड है। और किस वजह से ओवरस्टेटेड है? ओवरटाइम आर। ओवरटाइम आर इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन तब होती जब ओवरटाइम से प्रोडक्शन भी बढ़ा। हमें तो अब इस फिगर पे भी शक है कि ये भी गलत है। रिस्क समझ आ गया? चलिए आइए, लेकिन अब इसको जरा कैलकुलेट देखते हैं कि क्या उसने हमें इंफॉर्मेशन दिया रिलेटेड। यू आर द ऑडिट सुपरवाइजर फॉर मेट्रो प्लास्टिक लिमिटेड, ए मिड साइज्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल।
Audit for the year ended 30th June 2025 is currently in progress. Audits are proposed using analytical procedure as substantive test for payroll का. हाँ, एज रिस्क असेसमेंट नहीं करना. अगर एनालिटिकल प्रोसीजर को एज रिस्क असेसमेंट करना होता तो यहां तक हमने जितना काम कर लिया था काफी था. अब क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म, यानी हमने अपनी एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ पेरोल कैलकुलेट करनी है. क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. ठीक है. एज दीज कास्ट हैव इंक्रीज्ड शार्पली एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट्स रिगार्ड. Payroll is processed monthly through an internally developed payroll system based on input provided by human resource and production. ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन है. असल इंफॉर्मेशन ये है. क्या अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस साल कितनी पेरोल होनी चाहिए कॉस्ट? उससे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं. तो जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हों तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं इस साल की कॉस्ट क्या होगी? कैसे? हाँ, एवरेज पेरोल कैलकुलेट करते हैं और उसे इस साल के एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं. ये टोटल पेरोल कॉस्ट पूरे साल की है. तो एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी हुई? अब इसकी जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं. जरा कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से, क्या की हमने, कर क्या रहे हैं हम? ठीक है, ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं किस पे? पेरोल. सबसे पहले क्या करें? एवरेज पे कैलकुलेट करें. हर एक एम्प्लॉय की एवरेज पे कितनी है? वो है 109 डिवाइडेड बाय 132. 109 मिलियन डिवाइडेड बाय 130. मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, आप चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं. डन. कितनी आई? 825 800 758 825758. डन जी. ये क्या है भरा जो हमने कैलकुलेट किया है? एक एम्प्लॉय की. ओके जी. हाँ जी, ये पिछले साल का, पिछले साल का टोटल ही है, टोटल ही है पिछले साल का. ठीक है, एवरेज. अब जरा मुझे बताइए, यानी इसमें ओवर टाइम भी शामिल है. टोटल ओवर टाइम आर इस कास्ट के अंदर शामिल है. मिल मिला के इतनी कास्ट आई. अब बताइए मुझे, हमने इसको इस साल कितने एम्प्लॉयज थे? करंट ईयर एम्प्लॉयज वो कितने? 140. मल्टीप्लाई करें. हमारी जो अभी तक की एस्टिमेटेड सैलरी कितनी है? एस्टिमेटेड कितनी है? 116 मिलियन लगभग. चले, लगभग 116 मिलियन. ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें प्रोडक्शन वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो नॉमिनल इंक्रीज हुआ है. ठीक है, वरना यहां पे हम इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम की एडजस्टमेंट भी इंक्लूड कर सकते थे. अब हमारे मुताबिक तो ड्यूरिंग द ईयर कोई इंक्रीमेंट की बात उसने की है? अगर इंक्रीमेंट की बात करता तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ठीक है, इंक्रीमेंट को भी ऐड कर देते हैं. ठीक है, ओवर टाइम आवर्स है, लेकिन याद रखिए ओवर टाइम आवर्स को मैं अभी कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा अलग से, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी सस्पिशियस है. मुझे तो प्रोडक्शन के लिहाज से लिंक करना है कि भैया जितनी प्रोडक्शन बढ़ी उस लिहाज से, देखिए रूल सिंपल है क्या, कि प्रोडक्शन के लिहाज से बढ़ना चाहिए पेरोल को, या एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिहाज से बढ़ना चाहिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिहाज से देखें तो हमारे पास पेरोल कितना होना चाहिए? 116 मिलियन. एक्चुअली कितनी है? 142. इसका मतलब क्या है? ओवरस्टेटेड है. क्लियर? कुछ कुछ समझ आया? सोल्यूशन में उसने कोई और पॉइंट डिस्कस किया है?
एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट नहीं की? हाँ, आप एस्टिमेट वो ज़बानी कलामी जैसे मैंने कैलकुलेशन करवाई है कर ली होगी, आप इसको ये शो करवाएं। भैया समझ आ रहा है कैसे किया आपने? नंबर बताया था ना, पेरोल पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं दो तरह से। एक, या तो लास्ट मंथ की पेरोल ले लें, 12 से मल्टीप्लाई करके जॉइनर लीवर का इफेक्ट, और दूसरा तरीका क्या है, एवरेज पे कैलकुलेट कीजिए। आपने एवरेज पे कैलकुलेट की भैया, और देखें सबसे अहम चीज मुझे बताइए, पेरोल एक्सपेंस का किसके साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ। इसलिए हमने उसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ लिंक किया, एवरेज पे कैलकुलेट की, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस साल के एम्प्लॉय से, पिछले साल के हर एम्प्लॉय की एवरेज पे कैलकुलेट की, और उसे इस साल के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई। लॉजिकली यही बनना चाहिए ना, क्वेश्चन को सिंपल रखा, वरना मैं उसमें इफेक्ट ऑफ जॉइनर लीवर इंक्रीमेंट भी दे सकता था। तो अब हमें समझ आ रहा है कि इतना पेरोल नहीं बढ़ा, ना एम्प्लॉयज इतने बढ़े हैं, ना प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा है। बढ़ा है तो क्या बढ़ा है? पेरोल का। और किस वजह से बढ़ा है? टोटल ओवर टाइम आवर्स ज्यादा क्लेम किए गए। तो इस दफा हमारा रिस्क क्या होगा कि पेरोल ओवरस्टेटेड है बिकॉज ऑफ फेक ओवर टाइम क्लेम। डन जी? कुछ कुछ समझ आया आपको कि नहीं आया? कितने स्टूडेंट को ये केस पढ़ के कम से कम इतना समझ आ गया था कि पेरोल जितनी होनी चाहिए ना उससे ज्यादा है, ओवरस्टेटेड है? कितनों को समझ? चलिए गुड। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलें। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी है जी हमारी रेंट की। रेंट पे भी क्या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं? अच्छा मुझे बताइए, पार्ट 2 हम फिलहाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते ऑफिशियली। क्यों नहीं कर सकते? पढ़े जरा क्या कह रहा है, और मुझे बताए क्यों नहीं कर? सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े ही नहीं। हाँ, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जो भी हमने पढ़ाई नहीं, चैप्टर 10। लेकिन स्टिल आपने मुझे 5 प्रोसीजर बताने हैं रेंट को वेरीफाई करने के लिए। रेंट को कम से कम। शाबाश, रेंट एग्रीमेंट को देख लिया, सबसे अच्छा प्रोसीजर। और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्या, आइंदा आपने ये नहीं बोलना बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, क्या बोलना है? बैंक स्टेटमेंट में क्या देखना है ये बताएं। नोट किया आपने? आइंदा कभी ये नहीं कहेंगे हमने लोन एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट किया। हाँ, ये देखना लोन एग्रीमेंट में क्या देखा, रेंट एग्रीमेंट इंस्पेक्ट किया, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है? लीगल केस की डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट करना है, ये नहीं लिखना। उसमें क्या चेक करना है, वैल्यूएट क्या करना है, मकसद क्या है, ये देखेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट का मकसद क्या है? हाँ, पेमेंट। कि रेंट की पेमेंट बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रही है कि नहीं, कंफर्म हो जाएगा कितनी अमाउंट की पेमेंट हुई है। 2 प्रोसीजर हो गए, रेंट एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट। और इसके अलावा ये देखना है एडवांस तो नहीं है, अगर एडवांस दिया है तो उसको रेंट एक्सपेंस तो नहीं बनाया। रेंट एक्सपेंस की कैलकुलेशन चेक करेंगे कि क्या कोई अक्रूड या प्रीपेड का पोर्शन अगर है तो उसे रिकॉर्ड किया जाए। 3 प्रोसीजर हो गए, आपने बोला रेंट एग्रीमेंट, आपने बोला बैंक स्टेटमेंट, आपने बोला कैलकुलेशन। इसके अलावा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन? जिसे पे कर रहे हैं वो कौन है? क्या थर्ड पार्टी कहना चाहिए लैंडलॉर्ड फॉर एग्जांपल, या ओनर? थर्ड पार्टी का लफ्ज जनरल बोलना चाहिए कि स्पेसिफिक ओनर का वर्ड? एम्प्लॉयज की बात करेंगे, थर्ड पार्टी का लफ्ज बोलना चाहिए कि एम्प्लॉयज बोलना चाहिए? प्रोसीजर के, ये प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूं आहिस्ता, हल्की सी आंच में, हल्की सी आंच। भाई डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, थर्ड पार्टी को बोलेंगे कि डेटर का नाम लेंगे। क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड कर रहे हैं, बैंकर को। तो प्रोसीजर हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना। स्पेसिफिक का मतलब क्या? बताओ, डेटर है, क्रेडिटर है, लेंडर है, ये बताओ। स्पेसिफिक। क्लियर का मतलब क्या है? बताओ कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सिर्फ व्हाट प्रोसीजर इज इक्वल टू लिख ले, प्रोसीजर इज इक्वल टू व्हाट प्लस वाई।
प्रोसीजर इज इक्वल टू व्हाट प्लस वाई। प्रोसीजर में हमेशा कोशिश करें दो चीजें बताएं, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीए क्यों कर रहे हैं, याशी हम ऐसे शाबाश, बिल्कुल ऐसे। मैं भी यही सोच के आया था, सारे यही सोच के आया था। शाबाश, चलें ठीक है। तो ये बताना है वर्ड के साथ, भाई बात समझ आई। 3 प्रोसीजर हुए और बताइए। अच्छा सॉरी, 4th बताया था आपने, क्या लैंडलॉर्ड को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। व्हाट बता दिया, वाई वाई वाई, क्यों, रेंट की टर्म्स एंड कंडीशन कंफर्म करने के लिए। शाबाश, 5 हो गए और 4 हो गए। 4 रेंट अगर इंक्रीज हुआ है तो रेंट एग्रीमेंट में देखेंगे रेंट इंक्रीज क्लास, बेहतरीन हो गया। 5 प्रोसीजर हो गए। तो मुझे बताइए, अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा भी नहीं है, तो आप मुझे क्यों प्रोसीजर बता रहे हैं, क्यों इस काबिल है कि प्रोसीजर बता सके? क्योंकि अभी जो आपने इनडायरेक्टली दूसरे चैप्टर पढ़े हैं ना, उनमें ये कंसेप्ट सीखा है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, और कुछ थोड़ा आपको कॉमन सेंस से भी पता है। नो डाउट हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए एग्जाम में अगर अनसीन सिचुएशन आ गई, आपको अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपसे पूछने का, टाइम ज़ाया करने का मकसद सिर्फ एक है, आपको ये कॉन्फिडेंस देना, क्या कि अगर आप कुछ भी ना पढ़े, अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर का चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ दें, पढ़े ना, जो कि ऐसा करना नहीं है, ये सीधी मौत है, करना नहीं है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से हो गया, तो भी एग्जाम में जाके आपने केस स्टडी को, क्वेश्चन, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप रेलिवेंट प्रोसीजर लिख सकते हैं, नो डाउट वो इतने स्पेसिफिक नहीं होंगे या शायद इतने ज्यादा भी ना हो, लेकिन फिर भी लगभग 50% के करीब किसी भी एरिया के प्रोसीजर मुझे लगता है कि आप अभी भी बता सकते हैं। 2 रैंडम एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी और दोनों में जितने रिक्वायर्ड थे आपने लगभग उसके डबल प्रोसीजर मुझे बता दिए। तो इसका मतलब है कि कोई और अगर एग्जांपल आ गई तो क्या फिर भी डबल ना सही, उतने भी ना सही, कम से कम आधे प्रोसीजर तो बता ही सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? ठीक है, कितने स्टूडेंट को लगता है कि सर ये 2 एग्जांपल से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आज के बाद कोई भी एरिया आ गया ना, मैं कम से कम उसके आधे 3, 4, 5 प्रोसीजर तो बता ही दूंगा। 3, 4 प्रोसीजर चले। कितने स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर कोई भी अनसीन एरिया आ जाए तो कम से कम 3, 4 प्रोसीजर बता सकते हैं? क्लियर हाथ उठाए, मुझे पता चले। लगभग हाइब्रिड क्लास में भी जरा हाथ उठाइए, पता चले। तो ओवरऑल लगभग कोई 50 to 60% के करीब स्टूडेंट्स हैं ऐसे। बाकी कह रहे हैं नहीं सर अभी हमें, कोई बात नहीं, अभी पढ़ा जो नहीं बता। हाँ अभी आएंगी, अभी स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी, स्पेसिफिक एरिया आएंगे, वो और भी मसले मसाइल वो करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने निपटा दिया, ये 2 मिसालें करवा के, नहीं, ये तो सिर्फ आपको बताया है कि करना क्या होता है। हमने और कुछ भी ना सीखा हो ना, एक चीज सीख ली, क्या कि प्रोसीजर के अंदर स्पेसिफिक होना है और दूसरी चीज क्या बताइए, रीजन, व्हाट भी वाई भी। चलिए अब पार्ट ए की तरफ आ जाते हैं मन। एनालाइज द वर्किंग प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट ज्यूरी एंड आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन द अबव प्रोसीजर। कह रहा है डेफिशिएंसी बताओ। याद रखिएगा, हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, क्या सही काम करने से गलतियां निकालना आसान है? क्या कहते हैं, गलतियां निकालना आसान है कि नहीं है? वो मुहावरा कहावत सुनी होगी, वो आपने बड़े घर में बड़े सुनाते होते हैं, तस्वीर वाली कहावत, मैंने शायद क्लास में भी सुनाई थी। क्या थी भला कहावत, वाकया क्या था? दोबारा क्यों बता दो, दोबारा फीस देते हो आप? दोबारा बता दो। वो जो उस्ताद ने पेंटिंग सिखाई थी, शागिर्द जो था बड़ी मेहनत से पेंटिंग बनाई, उसने चौक पे लटकाई और कहा इसमें कोई गलती नजर आए तो बता दो। अगले दिन आया तो हर जगह पे गलती ही गलती थी, और नीचे एक बंदा दूसरे से पूछ रहा था यार ये मैं किधर गलती की निशानदेही करूं? हैं? वो बड़ा परेशान उस्ताद के पास गया, कहने लगा उस्ताद जी ये हुआ। उस्ताद ने कहा मसला ही कोई नहीं, दोबारा वही तस्वीर बनाओ, दोबारा अब की बार लिखना जहां गलती हो उसको ठीक कर दे। उन्होंने लिखा गलती हो तो ठीक कर दे, किसी ने भी ठीक नहीं किया। तो सबक क्या मिला? गलतियां निकालना आसान है, सही काम करना
मुश्किल है। इसलिए कभी आप कोई काम करें, कोई इनोवेटिव आइडिया हो, याद रखिएगा पहला असूल होता है जब भी कोई नया आइडिया देंगे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म करेंगे। आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे भी एग्जाम में भी बाज़ औक़ात कहेगा भैया मेरे को बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दो, मेरे को अदर मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दो, मेरे को एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दो। कभी तो ये कहेगा ड्राफ्ट कर दो, कभी क्या कहेगा पैराग्राफ मैं देता हूं उसमें से गलतियां निकाल लो। बताए कौन से वाला आसान है? और आईक्याप भी ज्यादा कौन सा वाला देता भला? गलतियां निकालने वाला ही। गलतियां निकालने वाला सवाल आसान क्यों? क्योंकि ये केस स्टडी की शक्ल बन जाती है। अगर आईक्याप आपसे कहे ना कि आप पैराग्राफ ड्राफ्ट करो तो ये रटे वाला सवाल बन जाता है। समझे फर्क? समझे नेचर? आपसे अगर पैराग्राफ ड्राफ्ट करवाया जाए तो ये ऐसा सवाल, इसकी शक्ल ऐसी बनती है जैसे रिप्रोडक्शन वाला सवाल हो, याद किया हुआ छाप देना है। लेकिन अगर गलत पैराग्राफ दे के आपसे कहा जाए इसमें से गलती आइडेंटिफाई करो, तो हालांकि वो आसान है लेकिन आईक्याप उसको क्यों पूछता है आसान होने के बावजूद? क्योंकि उसकी शक्ल केस स्टडी जैसी, मतलब उसका स्टाइल केस स्टडी जैसा बन जाता है। यहां पे मुझे बताइए क्या हमने सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी है? एक ही सवाल का जवाब देना है आपने मुझे। क्या सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी है कि सिर्फ इस कैलकुलेशन में क्या गलतियां वो बताना है? रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताएं। गलतियां बतानी है, चले आए, वो तो हम एक्सपर्ट हैं। गलतियां तो उसने गलती की, हमसे गलतियां पूछ के हम तो ऐसी ऐसी गलती बताएंगे वो भी याद करेगा। ऑडिट जूनियर वाज साइन द टास्क ऑफ वेरीफाइंग रेंट एक्सपेंस फॉर चेन ऑफ रिटेल स्टोर बेस्ड ऑन फॉलोइंग डाटा। ये है पिछले साल का क्लाइंट का एक्चुअल एक्सपेंस और ये है इस साल का एक्चुअल एक्सपेंस। सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द रेंट ऑफ स्टोर आर एज अंडर्स। ये कुछ फैक्ट्स है। एनुअल इंक्रीज कितना? क्या उसने बताया कि किस महीने से एनुअल इंक्रीज होगा? मिड ऑफ द ईयर होगा कि स्टार्ट ऑफ द ईयर? क्या अज्यूम करें? थ्रू आउट। नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर इज 2। क्या उसने बताया कि कब स्टोर ओपन हुए थे? क्या अज्यूम करें? नंबर ऑफ स्टोर क्लोज ड्यूरिंग द ईयर इज 10। क्या बताया कब क्लोज हुए? क्या अज्यूम करें? तो नया ऐड है। अच्छा अब मैं अपना रफ सा एस्टीमेट लगा रहा हूं कि भाई इसमें 10% इंक्रीज तो हुआ है रेंट, लेकिन असल में स्टोर कुछ खुले हैं कुछ बंद है, जो बंद हुए हैं वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो इस इंफॉर्मेशन की वजह से रेंट इंक्रीज होना चाहिए, पहला पॉइंट। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट है ना, सेकंड और थर्ड, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? रेंट डिक्रीज होगा क्योंकि क्लोज वाले ज्यादा है। लेकिन लगभग इंक्रीज आ रहा है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि ज्यादा स्टोर बंद हुए। नो डाउट ये भी डिपेंड करता है नेट इफेक्ट क्या है। ऑडिट जूनियर प्रिपेयर्ड अ वर्किंग डिटेल्स डिटेल सब्सटेंटिव एनालिटिकल क्वेश्चन इन द फॉलोइंग मैनर। ये उसने वर्किंग बताई है। सबसे पहले रेंट एक्सपेंस फॉर 22, पिछले साल का पूरा रेंट एक्सपेंस उसने ले लिया, कोई मसला नहीं है। मंथ वाइज की बजाय टोटल की वर्किंग भी कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग ईयर कोई भी चेंज ना होता तो यही हमारा इस साल का भी एक्सपेंस होता। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज ना होता, अब चेंज है तो बताइए क्या सबसे पहले क्या है? क्या 10% इतना ही बनता है? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आ गया, एक्चुअल कितना है? 21990। डिफरेंस कितना है? इमटेरियल। तो ठीक है मुझे लगता है। पहली गलती क्या है? इफेक्ट ऑफ न्यू स्टोर कंसीडर नहीं किया। दूसरी गलती क्या है? क्लोज का भी कंसीडर नहीं किया। तीसरी गलती क्या है? डिफरेंस को खुद ही इमटेरियल कह दिया। तो किसको कहना चाहिए था? हाँ, इसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करना चाहिए था। मटेरियलिटी से कंपेयर करके कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए था कि ये इमटेरियल है या मटेरियल। कंपैरिजन किए, उसे कैसे पता चला ये मटेरियल है? तो वर्किंग पेपर पे शो करना चाहिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को भी, उसे कंपेयर करके फैसला होगा कि डिफरेंस इमटेरियल है या कि मटेरियल है। 3 गलतियां हो गई। कौन कौन सी 3 गलतियां हुई? न्यू स्टोर का इफेक्ट नहीं ऐड किया, क्लोज स्टोर का इफेक्ट लेस नहीं किया, और डिफरेंस को इमटेरियल प्रूफ नहीं किया। लिख दिया, प्रूफ नहीं किया। 3 आ गई प्रॉब्लम्स।
अच्छा बताइए, क्या रेंट एक्सपेंस को रिकैलकुलेट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उसने सिर्फ डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करने को बोला, सिर्फ डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करेंगे। डन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर, comment on the suitability of analytical procedure as substantive procedure performed by your audit team. Also suggest any changes to be made in analytical procedure. Changes भी बतानी है क्या है। Suitability. Your audit team performed verification of payroll cost for the year ended 30th June 2022 by projecting the June 21 payroll cost in line with increase in revenue from last year to current year. जितना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ उतना ही पेरोल इंक्रीज हो गया, तो ठीक है। रेवेन्यू का पेरोल के साथ प्लॉजिबल नहीं, पेरोल रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। पहली लाइन ये लिख देंगे क्या, ये एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है बिकॉज देयर इज नो प्लॉजिबल प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड पेरोल। नेक्स्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे? तो अगर ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है तो सूटेबल चेंजेस बताइए। फिर क्या प्लॉजिबल है? फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो क्या लिखेंगे हमें? पेरोल को एस्टिमेट करना चाहिए किसके साथ रिलेट करके? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, और उसमें जॉइनर और लीवर्स और बोनस इंक्रीमेंट वगैरह का इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये है चेंजेस जो हमने रिकमेंड करनी है। दो काम बताने, पहला काम क्या बताना, सूटेबल है कि नहीं, और हमारा फैसला क्या हुआ? नहीं है। क्यों नहीं है? प्लॉजिबल प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप। दूसरी चीज क्या बतानी है? फिर चेंजेस क्या क्या सूटेबल है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, नंबर ऑफ आवर्स वर्क के साथ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने कहा कि उसमें नॉर्मली वो ओवरशेडेड हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर की प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जी? मिस्टर मुबारक is the audit senior Sky of Blue Limited while comparing the draft financials with the previous year noted many annual fluctuation. Briefly explain procedure. कौन सा प्रोसीजर पूछ रहा है? कौन सा प्रोसीजर पूछ रहा है? इन्वेस्टिगेशन। क्या होती है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर? बताए मेरे भाई। इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है? अनयूजुअल फ्लक्चुएशन। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए जब अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आए, हमने क्या करना होता है? मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, और कोई नहीं बोलेगा, और इन्वेस्टिगेट करेंगे मैनेजमेंट को, और वार्न करेंगे मैनेजमेंट को, और प्रेज करेंगे मैनेजमेंट को, और फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। किस पे? अनयूजुअल फ्लक्चुएशन। भाई अभी आपने बोला है अनयूजुअल फ्लक्चुएशन पे इंक्वायरी करनी है, अभी कह रहे हैं फर्दर प्रोसीजर करने हैं। फैसला करें करना क्या है? इन्वेस्टिगेट करना फर्दर प्रोसीजर को। किस पे फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करने हैं? अनयूजुअल फ्लक्चुएशन के ऊपर तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर उसके मैनेजमेंट जो रीजन देगी उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं देती तो फिर इसको प्रोसीजर परफॉर्म करना है। हाँ, फिर अदर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। हाँ, अदर प्रोसीजर यहाँ से टेस्ट ऑफ डिटेल मुराद है, बिल्कुल यहाँ से टेस्ट ऑफ डिटेल शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर फ्लॉप हो गए। इसका असल मतलब यह है कि एनालिटिकल प्रोसीजर फ्लॉप हो गया, टेस्ट ऑफ डिटेल के जरिए एविडेंस ले। डन? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो पहला पॉइंट था कमेंट ऑन सुटेबिलिटी, उसको 1 नंबर था और जो बाकी प्रोसीजर 4 नंबर थे। ये कैसे जजमेंट करेंगे? मतलब कि एग्जाम में कोई पहले पॉइंट ज्यादा लिख दे। अब देखिए वही वाला बात आ गई। मैं अब जिसे हम क्या कहते होते हैं हमारे ख्याल में घटिया सवाल। घटिया सवाल क्या भला? अच्छा सवाल अच्छा है, रिक्वायरमेंट घटिया है।
रिक्वायरमेंट क्यों घटी? अब उन्होंने कहा सर ये देखें, इसमें दो चीजें पूछी हैं उसने, कमेंट ऑन सूटेबिलिटी पूछा है और सजेस्ट चेंजेस पूछा है। मुझे भी ये क्वेश्चन पढ़ के पहले लगा सूटेबिलिटी के 2 नंबर हो गए, चेंजेस के 3 होंगे, ये ज्यादा रैशनल है। उसने सूटेबिलिटी को 1 नंबर दे दिया, चेंजेस को 4 नंबर दे दिए। मुझे मसला इसमें नहीं है कि सूटेबिलिटी को 1 क्यों दिया, इसको 4 क्यों दिए। मसला मुझे इसमें, मसला किसमें भला, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। उसको ओपन छोड़ता है, जानबूझ के ओपन छोड़ता है, घटिया तरीका है टेस्ट करने का और फेल करने का, क्या बताऊं आपको। ओपन छोड़ देता है, जजमेंट अप्लाई करते हैं, जजमेंट जो है वो डिफरेंट, मेरी जजमेंट कुछ हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, उसका नुकसान फिर किसको होता है भला, बच्चे को होता है। और एग्जामिनर कमेंट में वो अजीबोगरीब से कमेंट्स दे देगा कि भैया बच्चों ने ये नहीं रियलाइज किया, बच्चों ने, भाई तुमने बताया नहीं, रियलाइज क्या करना था। मैं सिंपल रूल है, जिस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कमेंट्स में, आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ पासिंग परसेंटेज देता है क्वेश्चन की, एक तो पूरे सब्जेक्ट की होती है ना, क्वेश्चन वाइज होती है। जिस क्वेश्चन की पासिंग परसेंटेज 15% से कम हो ना, 15-20% या उससे कम हो, उसका मतलब है इसमें स्टूडेंट का कसूर नहीं है, इसमें या तो टीचर का कसूर है कि उसने वो टॉपिक, हमारे ओवरऑल टीचर का, किसी एक का भी नहीं, ओवरऑल का। और ये चांस कम होता है। ज्यादा बड़ा चांस क्या है कि इसमें क्वेश्चन का कसूर है, क्वेश्चन ठीक नहीं है, उसने क्वेश्चन ही ठीक बनाया। जिस क्वेश्चन के अंदर 20% से कम पासिंग परसेंटेज हो, बाज का क्वेश्चन 5%, 7%, 8%, हमें कमेंट्स पढ़े बगैर पता चल जाता है इस क्वेश्चन के अंदर पेपर सेट करने वाले का कसूर है, चेक करने वाले का कसूर है, स्टूडेंट का कसूर नहीं है। हाँ, जिसमें होता है ना मिक्स परसेंटेज 40, 50, 60, उसमें अंदाजा हो जाता है भाई ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पिक कर लिया, और जब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के क्वेश्चन पिक कर लिया तो सारे ही कर सकते थे, जब सारे ने नहीं किया तो उन लोगों ने नहीं किया जो सही पढ़ा नहीं जिन्होंने। लेकिन जब परसेंटेज बहुत कम होती है ना, एबनॉर्मल परसेंटेज, एबनॉर्मली कम होती है, इसका मतलब नॉर्मली है, गड़बड़ है। और जिसमें बहुत ज्यादा हाई होती है किसी क्वेश्चन के अंदर 80%, 90%, उसका मतलब होता है क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी तैयारी की, क्वेश्चन बहुत है। बहरहाल चलिए छोड़े इसको, ये समझ आ गया क्या है। तो हम क्या हमारी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है कि भाई जितने मर्जी, एक है क्या आधा रख लो, हमें एतराज नहीं है, बताओ तो सही, हमें एग्जाम में बैठ के पता चले हमें कितना लिखना है। वो जब मार्किंग प्लान आता है तब पता चलता है कितना लिखना था। मर्जी है भाई, समझते हैं बड़ा अच्छा पेपर बनाया है जी। आए क्या आपको इससे क्यों, हमारी क्या मजाल, वो जंगल का बादशाह, छोटे छोटे हम बकरियां चूहे, हमारे क्या। मेरा पेपर मेरी मर्जी, अल्फाज कुछ और होते हैं, शब्द कुछ और होते हैं, मफहूम क्या होता है उनका। मेरा पेपर मेरी, आपको क्या पता पेपर कैसे बनता है, आपको क्या पता हमारे कितने कंट्रोल्स हैं। आप एक छोटे से कॉलेज के छोटे से टीचर, इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, उसको आप कमेंट करेंगे कि वो गलत कर रहा है। समझ नहीं आर्गुमेंट मिलते जुलते ऐसे होते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे होंगे, ऐसे ना हो। बाकी मसला कोई नहीं है, कुछ हो भी जाए तो। चलिए, हाँ किधर थे हम। हाँ हम थे भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। चले अब ऐसा करे, रिलैक्स हो जाए, खूब आराम कर ले, 0 मिनट हो जाए नया कंसेप्ट सीखने के लिए। आपको पूरा 1 मिनट दिया जा रहा है, खूब आराम कर, पास कीजिए, पास कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सैम्पलिंग। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर और सैम्पलिंग, ये 2 टॉपिक है भाई। इनमें क्या कॉमन चीज क्या है, ये दोनों ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एप्लीकेशन से रिलेटेड है। यानी ये आपको ये नहीं बताते एक एक करके ये करना ये करना ये करना, नहीं, मेन रूल बताते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, सैम्पलिंग भी टेस्ट ऑफ डिटेल में परफॉर्म होती है ज्यादातर, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंडर आते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में हमने ये सीखा कि ओवरऑल जो इनकम या एक्सपेंस होगा उसको हमने कैसे वेरीफाई करना है, ऐसा ही है। टोटल फिगर को एनालिटिकल प्रोसीजर में ऐसे ही किया ना, रेंट किया भी आपने, वो तो पूरे साल का रेंट एक्सपेंस था उसको किया,
पेरोल को भी एनालिटिकल केस स्टडी के अंदर आपने देखा, वेरीफाई किया, तो वो पूरे साल का पेरोल एक्सपेंस था ना, इसको आपने वेरीफाई किया। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। लेकिन क्या हम हर एरिया को ऐसे ओवरऑल फिगर वेरीफाई करते हैं? नहीं। जहां पे प्लॉजिबल प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप हो, एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, वो परफॉर्म करते हैं। जहां पे प्लॉजिबल प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप ना हो, वहां पे फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते। क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है? डिटेल में काम करना। भी वो कैसे करना? जिस एरिया को वेरीफाई करना है, जैसे रिपेयर एक्सपेंस को वेरीफाई करना है, उसका टी काउंट ओपन करें, उसके अंदर सैकड़ों ट्रांजैक्शंस होंगी, उन सैकड़ों में से सबको नहीं, चंद एक को सेलेक्ट करें और उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखें मौजूद है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। पहले ट्रांजैक्शन में सबको ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया कि चंद एक को किया? चंद एक को। फिर उसके बाद उनकी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स को देखें कि डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं, इन ऑर्डर हैं, करेक्ट हैं कि नहीं। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, सही है, तो या में कोई गड़बड़ भी है, तो फिर उस वेरिफिकेशन की बेस पे, जो आपने चंद एक ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन की, उसकी बेस पे पूरे रिपेयर एक्सपेंस, पूरे एरिया, पूरे अकाउंट बैलेंस के बारे में बताना कि वो ठीक है कि नहीं। यह है सैम्पलिंग। यह सैम्पलिंग क्या है कि पूरी 100% आइटम्स को टेस्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना? सैंपल बेस पे चंद एक आइटम को सेलेक्ट करना और फिर उसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताना वो ठीक है कि नहीं। यानी चेक किसको करना? चंद एक को। और बताना किसके बारे में? सारी पॉपुलेशन के बारे में वो ठीक है कि नहीं। ये है सैम्पलिंग। क्या आपको लगता है सैम्पलिंग तरीकाकार ठीक है कि चंद एक को सेलेक्ट करके चंद एक को किया, बताया सबके बारे में, ये ठीक है? यानी उनके बारे में भी आप बता रहे हैं जिनको चेक ही नहीं किया कि वो ठीक है। आपको सही लग रहा है तरीकाकार? ये तरीकाकार बिल्कुल सही है। ये तरीकाकार इतना आम है कि हमारे घर में हमारी वालिदा भी ये सैम्पलिंग करती हैं। बिरयानी बनाते हुए, बिरयानी बनाने के बाद चखा जाते हैं कि नहीं कि सही बनी है कि नहीं। तो बताइए, क्या सारी की सारी बिरयानी को खा के बताया जाता है बिरयानी ठीक बनी है? ऐसा क्या किया जाता है? थोड़ा सा चखा और फिर बता। क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए किस पे? सारी पॉपुलेशन पे नहीं, सैंपल पे। और फिर बताया सारी पॉपुलेशन के बारे में क्या कि वो ठीक है कि नहीं। यही तरीकाकार, यही टेक्निक जब हम ऑडिट में अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग, वो सैंपलिंग कोई और है, ठीक है? वो फूड सैंपलिंग है। ये हमारी कौन सी वाली सैंपलिंग है? ऑडिट सैंपलिंग। सैंपलिंग का कंसेप्ट समझ आ गया? क्या है सैंपलिंग का कंसेप्ट? कि किसी एरिया को वेरीफाई करने के लिए चंद एक ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करना और फिर उनके रिजल्ट की बेस पे सारी ट्रांजैक्शन के बारे में बताना कि वो ठीक है कि नहीं। ये सैंपलिंग है। क्या है सैंपलिंग? हाँ, किसी एरिया में पूरी पॉपुलेशन में से चंद एक का सैंपल लेके चेक करना और फिर उस सैंपल के रिजल्ट की बेस पे बताना पूरी पॉपुलेशन ठीक है कि नहीं। ठीक है जी। लेकिन याद रखें, ये टेक्निक तो अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर बेहतरीन है, लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, टेस्ट ऑफ डिटेल करने हैं, तो भैया टेस्ट ऑफ डिटेल में सारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने से बेहतर है क्या सैंपलिंग? चंद एक को सेलेक्ट करो सारी पॉपुलेशन के बाद। लेकिन याद रखें, इसके कुछ असूल होते हैं जो आपने इस चैप्टर में सीखने हैं। जैसे हमारी वालदा जब चेक करती है ना, तो ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से चंद एक दाने चख लिए बिरयानी के, वो हो सकता है कच्चे। ये ऐसा नहीं है कि जो बॉटम है बिल्कुल वहां से सेलेक्ट कर ले, वो हो सकता है हल्के से जले हो। क्या? हाँ, रैंडम। क्या करते हैं, वो पहले चम्मच चला के खूब ऊपर नीचे करके सारा मिक्स हो जाए, तो फिर उसमें से सैंपल सेलेक्ट किया। क्यों? ये सारा खूब चम्मच चलाया तो क्या किया, ताकि ये जो सारी चीजें मिक्स हो जाएं। हमारे पास जब मिक्स होने के बाद जो सैंपल सेलेक्ट होता है ना, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है। ये क्या है? जो सबसे अहम असूल है सैंपलिंग का वो क्या है कि जो आपके पास सैंपल आए वो क्या होना चाहिए? वह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होगा फिर आप सही कंक्लूजन ड्रा कर सकेंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा तो सही कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकेंगे।
तो वो चम्मच चलाने का मकसद क्या होता है सारा अच्छे तरीके से, क्या मकसद है, ताकि चीजें सारी मिक्स हो जाएं, तो जो सैंपल है वो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन में जिस लिहाज से चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे सैंपल में भी उसी तरह की चीजें हैं। ठीक है, मुझे बताइए हमारी क्लास में से अगर हमने कोई सैंपल सेलेक्ट करना है तो क्या मैं जो फ्रंट डेस्क पे जो बच्चे होते हैं सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट कर लूं तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है? नहीं, क्योंकि अमूमी तौर पे जो फ्रंट बेंच पे बच्चे बैठते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो रेगुलर होते हैं, वो पंक्चुअल होते हैं। तो क्या मुझे जो बैक बेंचर हैं उनमें से सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए? नहीं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? वो मेहनती नहीं होते, वो रेगुलर भी नहीं होते, लेट आते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं। उनको इतना पता है कि थोड़ा पढ़ के किस तरीके से काम चलाना है अपना। ठीक है, ये गुरु के बाद मिसाल समझा रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये कि फ्रंट डेस्क पे बच्चे कुछ और तरह के होंगे, बैक बेंचेस कुछ और तरह के होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि एक तरह के लोग इकट्ठे बैठना, अपना ग्रुप बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो अच्छा सैंपल होगा वो सारा ये नहीं होगा कि इस बेंच पे सारे बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, इस पे अगर सारे कोई लाएगा तो सारे लायक, तो आपने खुद भी ये ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि एक तरह के लोग इकट्ठे बैठना पसंद करते हैं। तो जब आप अपना सैंपल सारा एक बेंच से ही सेलेक्ट करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें रैंडमली हर बेंच से कोई एक बच्चा उधर से, एक उधर से बच्चा से, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, ये होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। भी समझ रहे हैं सैंपल क्या है? तो सैंपल क्या है, 100% से कम ट्रांजैक्शन चेक करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताना वो ठीक है कि नहीं। सैंपल सिलेक्ट करते हुए कुछ असूल फॉलो करने हैं जो इस चैप्टर में आपको सिखाए जाएंगे। सबसे बड़ा असूल क्या है सैम्पलिंग का, कि सैंपल क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो। डन जी। आइए जरा देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़े। एक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, एक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। 2 टारगेट था आज का जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं शायद हो ही जाए। 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। एक है सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग। इसका मतलब क्या है, आइटम्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? टोटल 3 तरीके हैं, सैम्पलिंग उनमें से एक है, 2 और तरीके भी हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में आपको क्या बताएगा कि जब आपने किसी भी एरिया में आइटम्स यानी ट्रांजैक्शंस, आइटम का मतलब क्या, ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करना है फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या है, फॉर वेरिफिकेशन। तो आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं? सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग का मतलब क्या है, किसी भी एरिया में जब आपने ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करना है वेरिफिकेशन करने के लिए तो कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट बताया, सिलेक्शन का मतलब कुछ हो रहा है, सैम्पलिंग का मतलब कुछ हो रहा है। सिलेक्शन के बहुत से तरीके हैं, सिलेक्शन के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका है 100% सिलेक्शन, एक तरीका क्या है 100% सिलेक्शन, एक है स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, और एक क्या है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग स्कूल की बात याद आ गई, कभी क्लास टीचर बाहर जाते थे, क्लास में शोर मचाते थे, टीचर जब बाहर से वापस आते थे शोर मचा रहे होते थे। तो मूड पे डिपेंड करता है टीचर थे, कभी क्या कहते थे, कभी कहते थे चलो भाई सारे कान पकड़ लो, मुर्गा बन जाओ, सारी क्लास को रगड़ दिया, कोई शरीफ है नहीं है हर रगड़ दिया। तो ये प्रोसीजर परफॉर्म किए किस पे, 100%। और कभी वापस आए तो उन्हें पता होता था क्लास में कौन कौन शरीर बच्चा है, तो क्या कहा उन्हें, भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो भाई मुर्गा बन जाओ। ये क्या है, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। लेकिन याद रखें ये सैम्पलिंग नहीं है, बारीक फर्क है स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में और सैम्पलिंग में। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन भाई 100% सिलेक्शन समझ आ गई। सिलेक्शन के 3 तरीके हैं। 100% सिलेक्शन का मतलब क्या है, सबको सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अमूमी तौर पे हम करते नहीं है, कभी कभी करते हैं, परेशान नहीं होना कि पहले सर बता रहे थे हम तो सैंपल बेस पे हमेशा काम करते हैं, आप कह रहे हैं 100% सिलेक्शन। किसी किसी एरिया में करते हैं, हर एरिया में नहीं करते।
एक हो गया 100% सिलेक्शन, सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना। दूसरा तरीका क्या है? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। तीसरा तरीका क्या है? सैम्पलिंग। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन और सैम्पलिंग दोनों में कॉमन चीज ये है, दोनों में 100% सिलेक्शन नहीं की जाती, 100% से कम की जाती है। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में याद रखें पर्पस ये होता है कुछ खास आइटम को सेलेक्ट करना, खास आइटम को। और सैम्पलिंग में हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं। नहीं समझ आई बात की? यानी अगर टीचर आके खास तौर पे इंडिकेट कर रहा है भैया आप खड़े हो जाओ, क्योंकि उसे पता है पास्ट में ये स्टूडेंट शरारतें करते हैं क्लास में, बताइए ये क्या 100% सिलेक्शन है? नहीं, सबको थोड़ी का है। क्या ये सैम्पलिंग है? नो सर। नहीं, सैम्पलिंग में तो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, ये तो सारे स्टूडेंट वो है जो क्लास के शरीर तरीन स्टूडेंट है। क्या ये सारी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, क्लास में मेहनती बच्चे भी है, शरीफ बच्चे भी है। अगर तो ऐसा होता कि जो शरारती बच्चों में से एक दो सेलेक्ट कर लिए, एक दो शरीफ बच्चों में से सेलेक्ट कर लिए, एक दो मेहनती बच्चों में से मतलब चंद एक कर लिया ऐसे, फिर हम कहते हैं ये सैम्पलिंग हो रही है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है। लेकिन जब जो आप आइटम सेलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, वो किसी खास क्राइटेरिया को जहन में रख के हमने डिसाइड किया, तो वो क्या होता है भला? स्पेसिफिक आइटम्स है। वे समझ रहे हैं? तो सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? कौन कौन सा? 100%, स्पेसिफिक, सैम्पलिंग। डन जी? चले। अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे याद आ गया, छोटे होते थे दूसरी तीसरी क्लास में, तो स्कूल के साथ ही सरकारी स्कूल होता था, साथ ही बाबा जी की दुकान होती थी, तो हमें फार्म मिलता था। फार्म में वो हम कुछ चीज़ें खरीदते थे, वो लॉटरी टाइप होते थे, तो उसमें से बिस्किट निकलता था, साथ में छोटा सा स्टिकर होता था। फॉर्म फिल करे तो इनाम मिलता था। आपको तो नहीं पता होगा इसका, पता है आपको इस तरह? उसमें एक लकी नंबर होता था जो किसी किसी का निकलता था। लकी नंबर पूरे फॉर्म के अंदर 1 से 30 तक नंबर होते थे, पता नहीं 7 होता था या 13 होता था, कोई किसी किसी का निकलता, बाकी नंबर देख वो नहीं निकलता। तो उसके लिए एक तरीकाकार क्या होता था, बाबा जी से कहते बाबा जी पूरा का पूरा जो आपका शॉपिंग बैग है ना, जिसमें सारे आपने वो नंबर दिए हुए हैं वो हमें दे दीजिए, उसमें किसी न किसी में तो लकी नंबर होगा। एक तरीका ये क्या था? 100% सिलेक्शन, सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स। उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे। दूसरा तरीका क्या होता था कि हम बाबा जी से कहते थे बाबा जी ये लीजिए 2 रुपये और 10 हमने पर्चियां लेनी है, उनको खूब घुमा फिरा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठाए। ये कौन सा तरीका बोला? सैम्पलिंग। एक तीसरा तरीका भी था। एक हमें से एक स्टूडेंट एक दोस्त का लकी नंबर निकल आया, हमने उसे कहा भाई कैसे लकी नंबर निकला? अब वो साइंसदान बन गया, कहने लगा जिस पर्ची के अंदर लकी नंबर होता है ना उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा जो उसकी पर्ची होती है ना वो थोड़ा सा ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बंद हुई होती है। वो हमने कहा अच्छा। अब बाबा जी के पास गए, बाबा जी एक ही हमने पर्ची लेनी है। बाबा जी ने कहा लो, तो उस देखना शुरू हो गए, ये उठा ये किसका वजन ज्यादा है किसका। अब देख देख के अगर एक सेलेक्ट कर ली, ये कौन सा तरीका का है? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। 3 तरीका कर समझ आ गए। ऑडिट में भी इसी तरीके से सिलेक्शन होती है, 3 तरीकों से। अभी हमें कंसेप्चुअली समझ आ गया 100% सिलेक्शन क्या है, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन क्या है और सैम्पलिंग क्या है। तो मुझे बताइए अब थोड़ा ये भी एग्जांपल, क्या किस सिचुएशन में कौन सी वाली टेस्टिंग हो रही है। देखिए सिलेक्टिंग आइटम पर टेस्टिंग क्या कह रहा है, कह रहा है ऑडिटर ने कौन से वाला मेथड सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, रिस्क पे वगैरह वगैरह, ये छोड़ दे, ये फजूल है। असल चीज क्या है, कह रहा है आइटम को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। क्या क्या? ऑल आइटम्स यानी 100%, स्पेसिफिक आइटम और सैम्पलिंग। अगर आप सिर्फ उन आइटम को सेलेक्ट करने जो लार्ज आइटम है, आप कहें इस एरिया में 10 लाख से ऊपर जितनी भी आइटम है वो सेलेक्ट करो, कौन सी सिलेक्शन है? स्पेसिफिक। क्योंकि 10 लाख से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 लाख से नीचे वाली ट्रांजैक्शन के सेलेक्ट होने का चांस नहीं है। तो क्या जो सैंपल सेलेक्ट हुआ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है? नहीं है। अगर मैं कहता हूं सेल्स के अंदर जितनी भी डेबिट आइटम्स है वो सेलेक्ट कर लो, क्यों? क्रेडिट नहीं आ रही। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन 100% तो नहीं है, 100% तब होती जब सारी कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं, 3 तरीके समझ आगे चलते हैं। 100% आइटम्स ये कब की जाती है? कह रहा है ये नॉर्मली
देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं किए जाते 100% सिलेक्शन, टेस्ट ऑफ डिटेल में किए जाते हैं। ठीक है, ये 100% सिलेक्शन कब की जाती है ये सुने, किन किन एरियाज में। भूमि तौर पे तो 100% आपको पता है, एज ऑडिटर हम सैंपल बेस पे काम करते हैं, 100% टेस्टिंग नहीं करते। यहाँ पे याद रखिएगा 100% टेस्टिंग पूरे ऑडिट में नहीं हो रही, चंद एक एरिया पे हो रही है। किन एरियाज पे, जिनमें चंद एक लार्ज आइटम है, जैसे शेयर कैपिटल का एरिया, चंद एक ट्रांजैक्शन, पूरे साल में शायद 1-2 ट्रांजैक्शन होगी, 2 ट्रांजैक्शन है, लेकिन है मिलियंस की। क्या उनमें से भी 2 में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि दोनों को वेरीफाई कर लें? तो जब किसी एरिया में ट्रांजैक्शन चंद एक हो लेकिन उनकी अमाउंट लार्ज हो तो क्या करते हैं, 100%। उस एरिया में 100%। या दूसरी एग्जांपल कि जब ट्रांजैक्शन ज्यादा है लेकिन उनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, जैसे प्रैक्टिकली मैंने जो सबसे पहला एरिया किया जिसमें 100% सिलेक्शन सीनियर ने मेरे से करवाई, वो था लीगल एक्सपेंस का एरिया। मैंने कहा सर लीगल एक्सपेंस अमाउंट तो इसकी स्मॉल है, इतनी बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा रिस्क ज्यादा है। क्या रिस्क है कि हो सकता है क्लाइंट ने हमें लीगल केसेस की लिस्ट पूरी ना दी हो। तो ये तो हो सकता है क्लाइंट ने लीगल लिस्ट पूरी नहीं दी, लेकिन ये नहीं हो सकता वकीलों को पैसे ना दिए हो। तो लीगल एक्सपेंस को वेरीफाई करके वो सीनियर ने में जिम्मेदारी लगाई थी, देखो कि किस केस की पेमेंट हुई है, जिस केस की पेमेंट हुई है वो हमारी लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। भी समझ रहे हैं? तो रिस्क था कि क्लाइंट ने लीगल केसेस हमसे छुपा लिए होंगे। इस रिस्क को एड्रेस करने का और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि मैनेजमेंट ने कह दिया था सर इतनी रिस्क है। वकील भी हो सकता है साथ मिलाओ, अमूमी तौर पे मिले नहीं होते लेकिन फर्ज कर। तो जहां पे रिस्क ज्यादा हो वहां पे भी 100% टेस्टिंग कर सकते हैं। और कहां, जहां पे चंद एक ट्रांजैक्शन हो लेकिन हो लार्ज अमाउंट की, वहां पे भी 100% सिलेक्शन कर सकते हैं। और कहां, जहां पे कंप्यूटर टेक्निक्स के जरिए से प्रोसेस ऑटोमेटेड हो, प्रोसेस ऑटो, जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने एक फार्मूला लगा लिया क्या कि जो भी कॉस्ट है उसका 10% डेप्रिसिएशन होगी। एक्सेल के ऊपर क्लाइंट ने आपको अपने 500 एसेट्स की लिस्ट दे दी, उसके आगे हर एसेट की वैल्यू के आगे 10% रेट लगा दे, तो पता चल जाए डेप्रिसिएशन कितनी है। कर सकते हैं? मुझे बताइए इस तरीके से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है या वेरीफाई करना है, एक एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। और एक्सेल पे है ना, तो अगर एक्सेल पे आपने काम किया तो आपको पता होगा कि फार्मूला लगा दें सब पे लग जाता है। यह है ऑटोमेशन। तो अगर ऑटोमेशन पॉसिबल हो तो आप 100% ट्रांजैक्शन को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बताइए सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? 3। कौन कौन से? 100% स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, और तीसरा सैम्पलिंग। 100% सिलेक्शन किन एरियाज में की जाती है? लार्ज आइटम हो, सिग्निफिकेंट रिस्क हो, या ऑटोमेशन पॉसिबल हो। 3 चीजें, लार्ज, सिग्निफिकेंट रिस्क, ऑटोमेशन। अमाउंट ज्यादा हो उनमें 100% कर लो, रिस्क ज्यादा हो 100% कर लो, ऑटोमेशन पॉसिबल हो, डन। लेकिन ऐसा कहीं कहीं होता है, 100 में से समझ लीजिए 3-4 एरिया ज्यादा से ज्यादा ऐसे होंगे जिनमें 100% सिलेक्शन करने हैं, वरना हम 100% सिलेक्शन नहीं करते। ऑटोमेटेड की एग्जांपल आएगी ना आगे, हमारा आईटी टूल्स वाला चैप्टर आएगा उसमें आएगी। लेकिन कंसेप्ट समझ रहे हैं भाई, जो काम कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है वो 100% कर लो, ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन का मतलब क्या है? चुन चुन के ऐसी आइटम सेलेक्ट करो, चुन चुन के चंद आइटम सेलेक्ट करो, रैंडमली, ऐसे नहीं बिला वजह, चुन चुन के। जैसे हाई वैल्यू आइटम सेलेक्ट करो। कौन सी आइटम सेलेक्ट करो? ऐसी आइटम जिनमें हाई वैल्यू ज्यादा है, या की आइटम। अब आप सोच रहे होंगे इधर भी हाई वैल्यू आइटम है, लार्ज वैल्यू, इधर भी हाई वैल्यू है, उसमें है कोई एक टी काउंट है जैसे शेयर कैपिटल, उसमें है ही टोटल 2 ट्रांजैक्शन, इसमें क्या कह रहा है भला? इसमें एक टी काउंट है, उसके अंदर 50 ट्रांजैक्शन है, 5 वाली टॉप की हैं हाई वैल्यू वाली, बाकी 45 दूसरी है।
भाई बात समझ रहे हैं? यानी इसमें हाई वैल्यू आइटम्स या की आइटम्स किनको कह रहा है? किसी एरिया में ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें चंद एक ट्रांजैक्शन की अमाउंट हाई है और बाकी की अमाउंट लो है। इसमें क्या था, उस एरिया की सारी ट्रांजैक्शन की अमाउंट हाई थी। यह टेक्निक कब अप्लाई की जाती है? जब किसी एरिया के अंदर चंद ट्रांजैक्शन की अमाउंट हाई हो, चंद की अमाउंट लो। फिर क्या करते हैं, जो हाई वैल्यू आइटम होती है वो सारी की सारी सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो लो वैल्यू आइटम्स होती हैं छोड़ते नहीं हैं, उन पे सैम्पलिंग या तो रिस्क की बेस पे करेंगे या सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है? या आइटम्स फॉर इंफॉर्मेशन। आइटम फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आइटम को सेलेक्ट किया जाता है, वो भी स्पेसिफिक आइटम है। जैसे मैं सेल्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैंने एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल की उठा ली सिस्टम समझने के लिए, एक ट्रांजैक्शन कैश सेल की उठा ली, क्या ये 100% सिलेक्शन है? क्या ये ऑडिट सैम्पलिंग है? ये क्या है? आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। डन जी? बात समझ आ गई? चलिए, ये है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम ऑडिट सैम्पलिंग नहीं होती। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम ऑडिट सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता। डन? अच्छा, आप जरा मुझे बताइए, अगर कुछ समझ आना शुरू हुआ है आपको। मैंने फिक्स एसेट का एरिया देखा, उसमें पूरे साल में सिर्फ 5 एडिशंस थी, लेकिन हर फिक्स एसेट की अमाउंट मिलियंस में थी। ठीक है? मिलियंस में थी। पूरा फिक्स एसेट के अकाउंट में टोटल 4-5 एडिशन थी, पूरे ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। मैंने सारी सेलेक्ट कर ली। ये क्या है? ओके। दूसरी तरफ सेल्स का एरिया, उसमें 5000 ट्रांजैक्शन थी, जो टॉप 20 थी, ये टोटल सेल का 50% रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैंने इनमें से हाई वैल्यू आइटम टॉप 20 को सेलेक्ट किया, स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट, शाबाश, ओके। फिर उसके बाद जो बाकी की ट्रांजैक्शन थी, मैंने उनमें से देखा कौन कौन सी सेल रिलेटेड पार्टी को है, क्योंकि जो रिलेटेड पार्टी को सेल की गई है वो वाली ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा होता है। तो मैंने जो बाकी टॉप 20 तो उठा ली, रिमेनिंग में से रिस्क की बेस पे चंद एक आइटम को सेलेक्ट कर लिया। ये क्या हुआ? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। ठीक है? जो बाकी की ट्रांजैक्शन रह गई थी, उनमें से मैंने कहा यार सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सेल की ट्रांजैक्शन, कैश सेल, एक क्रेडिट सेल उठा लो, ये भी स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। और बाकी जो ट्रांजैक्शन रह गई थी, उनमें से मैंने रैंडम बेसिस पे 50 ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया। ये ठीक है? तरीकाकार समझ आ रहे हैं आपको? तो फर्क क्या है 100% सिलेक्शन और सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम? उसमें 100% ट्रांजैक्शन सेलेक्ट हो रही है, इसमें लेस देन 100%। ये सैम्पलिंग नहीं है, ये हम करते जरूर है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप किसी सेल्स के एरिया में टॉप 20 आइटम को सेलेक्ट करते हैं, बाकी नीचे वाले ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट नहीं करते, असूल याद रखिएगा, आप वेरिफिकेशन करने के बाद टॉप 20 के बारे में तो बता सकते हैं वो सही है कि गलत है, लेकिन जो नीचे वाली ट्रांजैक्शन है उनके बारे में नहीं बता सकते कि वो सही है कि गलत है। ये ध्यान में रखिए। क्यों नहीं बता सकते? उनको सेलेक्ट ही नहीं किया, जिसको सेलेक्ट ही नहीं किया उसको उनमें से सब। इस वजह से ये तरीकाकार इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों? इसमें गुड थिंग क्या है, आप टेस्टिंग 100% से कम करते हैं, लेकिन बैड थिंग क्या है कि आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स के बारे में बता सकते हैं जिनको वेरीफाई किया है, जिनको वेरीफाई नहीं किया उनके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन सैम्पलिंग में क्या ब्यूटी है? सैम्पलिंग में बेहतरीन, हाँ, क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्या मतलब? सैम्पलिंग में प्लस पॉइंट क्या है? 100% की काम नहीं किया जाता, लेस देन 100% काम किया जाता है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे सारी पॉपुलेशन के बारे में होगा। ठीक है? प्रोसीजर अप्लाई टू लेस देन 100% आइटम। ठीक है? और ऐसे, लेकिन सिलेक्शन कैसे करनी है? ऐसे कि हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो।
इसकी वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल आता है हमारे पास। इसको हम प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते पूरी पॉपुलेशन पे? क्योंकि उसमें जो हमने सिलेक्शन की होती है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। जो टॉप 20 सेलेक्ट किया वो सिर्फ मेजर आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल आइटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जो रिलेटेड पार्टी का सैंपल उठाया वो सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जबकि सैंपलिंग के अंदर क्या होता है? ऑल सैंपल्स, यानी हर एक, समझ लीजिए कि जगह से कुछ ना कुछ सैंपल आपके पास आ जाता है। तो फिर इसका फायदा क्या होता है? पूरी पॉपुलेशन कहाँ परफॉर्म होता है ये? क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? ये बहुत, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। आज का आखिरी कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है क्या किसी ऑडिट में पॉसिबल है कि आप स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहा? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका जवाब है यस, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बस सुनने समझने खत्म। इसके बाद प्रैक्टिकली हमने किसी भी एरिया को जब वेरीफाई करना होता है ना, याद रखिएगा, जैसे सेल्स को करना है उसकी पहले स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स को या डेटर्स को वेरीफाई करना है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? उसकी क्लासेस बना देते हैं। जैसे डेटर्स हैं, टॉप 20 डेटर्स अलग, बाकी के अलग। तो पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई करने के बाद किसी एक सेगमेंट पे, एक क्लास पे हो सकता है आप ऑल आइटम को सेलेक्ट कर लें, दूसरी क्लास में स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करें, और तीसरी में ये पॉसिबल है। फिर से आज के लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी समझ नहीं आया गोली मारे, अभी जो समझा रहा हूं इसको समझे। क्या कि हमने 3 मेथड पढ़े हैं सिलेक्शन के, 100%, स्पेसिफिक, सैंपल। क्या पॉसिबल है? वैसे तो नॉर्मली अलग अलग होता है, किसी एरिया में 100% सिलेक्शन होगी, किसी में स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन होगी, किसी में सैंपलिंग होगी, ज्यादातर अलग अलग होता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉम्बिनेशन हो, एक ही एरिया में तीनों बातें आ जाएं? इसका जवाब है यस। कैसे आएंगी भला? आप एरिया की स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्लासेस बनाना, सेगमेंट्स बनाना, सेगमेंट्स बनाना। ये चीज कि डेटर्स जो हैं हमारे, पंजाब प्रोविंस के डेटर्स अलग, सिंध के अलग, केपी के अलग, बलूचिस्तान के अलग। पंजाब पे 100% सिलेक्शन कर लो, सिंध पे स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन कर लो, और केपी के बलूचिस्तान में सैंपलिंग। ऐसा पॉसिबल है? अजीब तो नहीं लग रहा आपको? पॉसिबल है, ठीक है जी। हाँ, आंसर पाकिस्तान है, बिल्कुल। वो वेरिफिकेशन करेंगे, वो ओवरऑल की करेंगे। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। केस स्टडी में ICAP ने पूछा भी हुआ है। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, ऐसा मुमकिन है। कैसे मुमकिन है वो हमने पढ़ना। डन? तो मुझे बताइए अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? हमने सिर्फ इतना सीखा, क्या? आइटम को कैसे सेलेक्ट किया जाए, आइटम की सिलेक्शन के, सिलेक्शन के लफ्ज का मतलब कुछ हो रहा है, सैम्पलिंग का मतलब हो रहा है। सेलेक्टिंग आइटम हो रहा है, सैम्पलिंग हो रहा है। आइटम सेलेक्टिंग के कितने तरीके हैं? कौन कौन सा? क्या अहम चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटे वाले सवाल के लिए, क्या आपको यह पता है कि किस सिचुएशन में 100% सिलेक्शन करते हैं? एक मिनट हारे। क्या आपको यह पता है किस सिचुएशन में 100% सिलेक्शन करते हैं? क्या आपको यह पता है किस सिचुएशन में स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करते हैं? क्या आपको यह पता है किस सिचुएशन में सैंपलिंग करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में और टेस्ट ऑफ डिटेल में। और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम इंफॉर्मेशन, क्या आपको पता है कि कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं? कुछ पे 100%, कुछ पे स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, कुछ पे सैंपलिंग कर सकते हैं क्या? अजीब बात,
कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आज के लेक्चर घर जाए ना तो आपने सिर्फ 2 चीजें में रखनी है, अगर रिकॉल कर लिया तो लेक्चर का हक अदा कर लिया। पहला, सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, क्या आपको पता है किस सिचुएशन में कौन सा तरीका लगता है, और क्या यह पता है कि कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक एरिया में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्या मतलब कॉम्बिनेशन का? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह अच्छा कल हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, समझ लीजिए कल हमारा लेक्चर नहीं है। अमूमी तौर पे सैटरडे को रिजल्ट से पहले ऑफ होता है, रिजल्ट के बाद वाला सैटरडे ऑन होता है हमारा, मेरा। लेकिन कल एक सब्जेक्ट है उसकी बुक फाइनल करनी है, बाकी सब्जेक्ट ही हो गई, सिर्फ एक सब्जेक्ट रह गया, तो उसके लिए ना टाइम चाहिए मुझे। तो कल सैटरडे हमारी क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।